Good morning, students. Today we start agriculture in geography. So, as you know, India is a agricultural land, and our mostly population depends on agriculture directly or indirectly ways. So, first we introduce agriculture. What is agriculture and what is agricultural country? India is an agricultural country because more than 2/3 of the population is engaged in agriculture and is allied activities. अगर हम इंडिया के रिगार्ड में बात करते हैं तो हमारी आज भी 2/3 पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर वर्क्स के साथ में जुड़ी हुई है एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज़. अलाइड मीन्स इससे जुड़ी हुई जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वॉल्व हैं. Agriculture not only supplied food for a huge population of more than 1 billion people but also provides raw material for many industries. अगर हम एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन से हम बात करते हैं तो जो एग्रीकल्चर है वो सिर्फ हमें फूड प्रोवाइड नहीं करता है बल्कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बड़े बड़े हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिससे हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, उन इंडस्ट्रीज़ में एज अ रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है, रॉ मटेरियल को जिसके ऊपर वो इंडस्ट्री बेस्ड होती हैं. It also contributes significantly towards the foreign exchange earned through export of agricultural product. साथ ही जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को हम फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं तो इसके एक्सपोर्ट के थ्रू हमें जो फॉरेन करेंसी जो हर कंट्री की नीड होती है वो भी हमें मिलती है. अगर हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं तो वो सारी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड आइटम्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल कॉटन इंडस्ट्रीज़. कॉटन के आप सब जानते हैं कि कॉटन एक कपड़ा है, कॉटन मिल्स होती हैं, कॉटन से रेडीमेड कपड़े तैयार होते हैं जो इंडिया में भी यूज़ होते हैं और फॉरेन कंट्री में भी एक्सपोर्ट किया जाता है. और इंडिया का जो कॉटन होता है उसकी क्वालिटी अच्छी क्वालिटी का माना जाता है और कॉटन का बिज़नेस तो बहुत सालों पहले से ही इंडिया करता रहा है. तो सेम वे शुगर इंडस्ट्री में आपको गन्ना कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से. कॉटन इंडस्ट्री में धागा बनाने के लिए कॉटन कहाँ से आ रही है? कॉटन या एग्रीकल्चर से आ रही है. जितने भी हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं अपने घरों में वो मोस्टली एग्रीकल्चर गुड से बनते हैं. टी इंडस्ट्री है, बनाना इंडस्ट्री है, कॉफ़ी इंडस्ट्री है, ये सब एक्सपोर्ट की जाती हैं. कमर्शियल क्रॉप्स हैं लेकिन रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? एग्रीकल्चर से. तो नाउ यू ऑल आर अंडरस्टैंड अबाउट एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर अलाइड इंडस्ट्रीज़. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया. इंडिया के अंदर कितने तरह के फार्मिंग का जो है पैटर्न यूज़ किया जाता है. बच्चों इसमें कंपैरिजन भी आ जाता है कि प्रिमिटिव और इंटेंसिव में क्या कंपैरिजन है, ये डिफरेंशिएट करके बताइए, या दोनों के बारे में पूछ लिया जाता है. तो जितने भी टाइप्स हैं उनको आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है. अगर आप एक बार समझ जाते हो तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए आप आसानी से उसको कर सकते हो. So, based on the nature of land, climatic conditions, technological know-how and the facilities of irrigation available, the farmers of India practice different type of farming which include subsistence farming, shifting agriculture and plantation agriculture. जैसे कि हमारा जो नेचर है लैंड का डिफरेंट हमारे यहाँ लैंड फीचर्स मिलते हैं. क्लाइमेटिक कंडीशंस भी हमारे यहाँ हर रीजन के अलग अलग हैं और क्लाइमेटिक कंडीशंस के अलावा डिफरेंट रीजन्स का जो डेवलपमेंट लेवल है वो भी डिफरेंट है. तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी की जो जानकारी है वो भी अलग अलग है. जो ज़्यादा डेवलप्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा है. जो अंडर डेवलप्ड एरिया है वहाँ टेक्नोलॉजी की कमी है, उनको नॉलेज नहीं है उसकी. तो इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग इंडिया में जो फार्मर्स हैं वो डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करते हैं फार्मिंग प्रैक्टिस के लिए. उसमें जो है वो है सब्सटेंस फार्मिंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वो है आपकी प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इन प्रैक्टिस तो फर्स्ट टाइप जो है हमारा वो है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग. प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग जैसे इसके नाम से पता है कि प्रिमिटिव जो पुराने तौर तरीक़ों से खेती की जाती है उसको हम कहते हैं प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग.
दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड। ये छोटे छोटे जो खेत होते हैं उसमें की जाती है। इसके अंदर प्रिमिटिव टूल्स एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर आर यूज्ड इन द टाइप ऑफ फार्मिंग। इस तरह की जो खेती है मेनली उसमें जो पुराने तरीके के चीज़ें होती थी, टूल्स होते थे प्रिमिटिव टाइप के, उनको यूज़ किया जाता है। और एज अ लेबर जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वही इस खेती में काम करते हैं, या फिर जो कम्युनिटी लेबर्स होते हैं, जो एक परिवार के लोग मिलकर या एक समुदाय के लोग मिलकर इस तरह की खेती को करते हैं। द फार्मिंग मेनली डिपेंड ऑन मानसून। इस तरह की जो खेती है वो किसके ऊपर, क्योंकि बिल्कुल नेचुरल तरीके से है, छोटे छोटे खेतों में की जाती है, तो बिल्कुल जो नेचुरल तरीका है उस पर ही डिपेंड करती है। जैसे मॉनसून के ऊपर डिपेंड करती है। मॉनसून अगर टाइम पे आता है तो ये खेती अच्छी होती है, मॉनसून अगर डिले होता है या मॉनसून में कमी आती है तो ये खेती अच्छी नहीं होती है। तो इट डिपेंड्स ऑन मॉनसून एंड नेचुरली फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। और जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की नेचुरल तरीके से, उसी के ऊपर ये डिपेंड करती है। इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र्स का यूज़ नहीं किया जाता है, केमिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता, पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं किया जाता। क्रॉप्स आर ग्रोन एज पर द सूटेबिलिटी ऑफ द एनवायरमेंट कंडीशंस। होए, डोआ एंड डिगिंग स्टिक्स आर यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। और जो खेती जिस क्षेत्र के अनुकूल होती है, जिस क्लाइमेटिक कंडीशन में सूट करती है, उसी तरीके की खेती इसमें की जाती है। जैसे आज हम मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करके हर तरह की फसल उगा लेते हैं। जैसे कि चावल है, धान की जो खेती है मेनली उन जगहों में की जाती है जहाँ पर बारिश बहुत अच्छी होती है, जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होता है, नमी ज़्यादा होती है मिट्टी में, तो इस तरह की जगह में की जाती है। लेकिन अब जो धान की खेती है वो हम पंजाब में भी करते हैं, हरियाणा में भी होने लगी है, यूपी में भी होने लगी है, जबकि यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश तो नहीं होती है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, आर्टिफिशियल कंडीशंस को क्रिएट करते हैं। जैसे पानी उसको ज़्यादा चाहिए तो हम उसमें क्या करते हैं, इरिगेशन, सिंचाई के ज़रिए, नहरों के ज़रिए, कैनल्स के ज़रिए उसमें पानी देते हैं खेतों में, ताकि उस जो फसल की रिक्वायरमेंट है हम उसको पूरा कर पाएँ। तो आर्टिफिशियल कंडीशंस हम क्रिएट करते हैं। लेकिन जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है उसमें हम कोई भी कंडीशन क्रिएट नहीं करते हैं। सूटेबल इन्वायरमेंट कंडीशन की जो फसलें होती हैं सिर्फ वही उसमें उगाई जाती हैं। साथ ही जो पुराने तरीके के हल हैं उस तरीके का इसमें यूज़ किया जाता है। जो मॉडर्न टेक्निक्स के ट्रैक्टर्स हैं, थ्रेशर्स हैं और नई नई जो टूल्स हैं खेती करने के, उनका इसमें यूज़ नहीं किया जाता। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। साथ ही इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो है आपका स्लैश एंड बर्न कर, और दूसरा एक और नाम है इसका, वो है झूमिंग एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न, झूमिंग, ये सब क्या है, प्रिमिटिव, ये सब एक ही तरह की खेती है। स्लैश एंड बर्न क्यों कहा जाता है, क्योंकि मेनली ये जो खेती है वो वहाँ की जाती है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र हो गए, हिमालयन रीजन्स हो गए, तो इस तरह जगहों पे होती है। तो जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं या जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा लैंड का हिस्सा, पैच ऑफ लैंड को वहाँ पर क्या लगा देते हैं, आग लगा देते हैं। तो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, जल जाते हैं, और जो सॉइल होती है उसमें वो ऐश मिल जाती है। तो एक उन्होंने क्या किया, पूरा एरिया क्लियर कर लिया, फिर उसमें 15 ईयर्स 20 ईयर्स तक क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, खेती करते हैं। और कोई भी नेचुरल फर्टिलाइज़र के अलावा कोई भी फर्टिलाइज़र का वो यूज़ नहीं करते हैं। तो धीरे धीरे 15 साल 20 साल में जब उस जगह पर फसलें उगती हैं तो उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, फसलें उगना कम हो जाती हैं, तो क्या करते हैं, वो उस खेत को जिसमें वो खेती कर रहे थे उसको छोड़ देते हैं और एक नया पैच ऑफ लैंड, एक नए जंगल को साफ कर कर एक नया तैयार कर लेते हैं अपने लिए खेत, जहाँ पर फिर से वो 15-20 साल खेती करते हैं। और जब उस लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाती है तो उसको भी छोड़कर आगे का एरिया साफ कर लेते हैं। इसीलिए इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है, और ईस्टर्न हिमालयन रीजन में इसको झूमिंग एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। A patch of land is cleared by slashing and vegetation, and then the slash plants are burned. The ash thus obtained in mixed with the soil and crops are grown. जैसा मैंने आपको बताया, पेड़ पौधों को जला दिया जाता है, पेड़ पौधों की जो राख होती है वो मिट्टी में मिल जाती है और उसके बाद वो उस एरिया में खेती करना शुरू कर देते हैं।
दिस टाइप ऑफ फार्मिंग प्रोड्यूस जस्ट इनफ क्रॉप्स टू सस्टेन द फैमिली। इस तरह की जो खेती की जाती है, उस खेती से जो उपजें होती हैं, जो यील्ड हमको मिलती है, वो सिर्फ इतनी मिलती है कि जो फैमिली उस क्रॉप को कर रही है, या जो फैमिली मेंबर्स या कुछ और लोग, उस जितने लोग मिलकर उसको कल्टीवेशन में लगे हुए हैं, तो सिर्फ उनके लिए, उनका पेट भरने के लिए उनको खाना मिल जाए। ऐसा नहीं होता उनके पास कि फसल बहुत ज़्यादा हो गई है, वो अपने पास भी यूज़ कर लें और उसको सेल आउट भी कर दें, क्योंकि उसमें कोई भी हम फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी आर्टिफिशियल कंडीशंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं। तो नेचुरल तरीके से सिर्फ इतनी फसल हो पाती है कि जो उनकी फैमिली है उनके लिए वो चीज़ें इनफ हो पाएँ। After a couple of seasons, the patch of land fallow and a new patch of land is prepared farming. This allowed the earlier patch of land to replenish. इसमें एक चीज़ जो अच्छी होती है इस तरह की खेती में, वो ये होती है कि जो पैच ऑफ लैंड हमने यूज़ किया 15-20 ईयर्स तक, उसके बाद जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, नेचुरल तरीके से छोड़ देते हैं उसको, तो वापस से उस जगह पर वेजिटेशन उगना शुरू होती है और नेचुरल तरीके से उस सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है वो दोबारा से रिप्लेनिश हो जाती है, दोबारा से उसमें इंक्रीज़ होने लगती है नेचुरल तरीके से, विदाउट फर्टिलाइज़र के यूज़। तो दिस अलाउ द अर्लियर पैच ऑफ लैंड टू रिप्लेनिश इट्स फर्टिलिटी थ्रू द नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस से इस सॉइल में जो फर्टिलिटी होती है वो वापस से रिप्लेनिश हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग रीजन्स में इसका अलग अलग नाम बोला जाता है। आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड, जो ईस्टर्न हिमालयन रेंज है, वहाँ पर इसको झूमिंग के नाम से जाना जाता है इस एग्रीकल्चर को। ये आपको नाम पता होने चाहिए क्योंकि एमसीक्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कोई और खेती नहीं है, प्रिमिटिव सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ही है। पलामू, मणिपुर में इसे पलामू के नाम से जाना जाता है। बस्तर, छत्तीसगढ़ एंड अंडमान निकोबार में इसको दीपा के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में बेवर और दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू और पेंडा, उड़ीसा में पामा, दाबी और कोमान और ब्रिंगा। वेस्टर्न घाट्स, जो हमारे डेक्कन प्लेट्यू के वेस्टर्न घाट्स हैं, वहाँ पर इसे कुमारी के नाम से जाना जाता है। साउथ ईस्टर्न राजस्थान में वालरे और वॉल्ट्रे, हिमालयन बेल्ट्स में खील और झारखंड में कुरुवा नाम से इसको जाना जाता है। साथ ही कई सारे देशों में, अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कॉन्को, ब्राज़ील रोका, सेंट्रल अफ्रीका मासोल, इंडोनेशिया लडिंग एंड वियतनाम रे। मेनली जो फेमस नाम है इसके वो हैं झूमिंग, स्लैश एंड बर्न, तो जो बार बार प्रैक्टिस में आते हैं वो नाम यही है। Although there are different names for slash and burn farming in different regions of India, the name jhum cultivation or jhuming is commonly used in the context. The given table shows various names for slash and burn farming in different countries. अब हम बात करते हैं जो सेकंड टाइप है हमारा, वो है इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। सब्सटेंस का मतलब होता है जीविका निर्वाह करने वाली, जीविका निर्वाह इसका मतलब होता है। और इंटेंसिव का मतलब है गहन, मतलब कम एरिया में बहुत ज़्यादा उपज के लिए प्रेशराइज करना। और मेनली ये कहाँ होगा, जहाँ पर डिमांड ज़्यादा होगी, फूड आइटम्स की, इंडस्ट्रीज़ के आइटम की, रॉ मटेरियल की। और डिमांड कहाँ पे ज़्यादा होगी, जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। तो ये सभी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस इन डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़। इस तरह की फार्मिंग कहाँ प्रैक्टिस की जाती है, जो एरिए डेंसली पॉपुलेटेड हैं, जो बहुत घने बसे हुए एरिए हैं। दिस इन्वॉल्व्स हाई डिग्री ऑफ यूज़ ऑफ बायोकेमिकल्स इनपुट्स एंड इरीगेशन। ऐसी जगहों पर बहुत ज़्यादा बायोकेमिकल्स का यूज़ किया जाता है, इरीगेशन का यूज़ किया जाता है, आर्टिफिशियल कंडीशंस का यूज़ किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा उपज को हासिल करने के लिए। देयर इज़ ह्यूज प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, क्योंकि ऐसी जो खेती जहाँ पर की जाती है वहाँ पर पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। प्रॉब्लम्स ऑफ इंटेंसिव फार्मिंग, और इस तरह की जो इंटेंसिव फार्मिंग है उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो डिवीजन ऑफ लैंड थ्रू सक्सेसिव जनरेशन लीड्स टू प्लॉट साइज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। जो हमारे यहाँ आप जानते हैं कि जो प्रॉपर्टी होती है वो आपकी फैमिली में आगे मूव ऑन होती है। जैसे
एक फादर के अगर 4 बच्चे हैं तो जो फादर के पास लेट्स सपोज अगर 1000 गज का प्लॉट है तो वो चारों में बट के 250 का हो गया। फिर उन 4 बच्चों के भी अगर 2-2 बच्चे होते हैं तो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती है हमारे यहाँ प्रॉपर्टी। तो अगर उनके 2-2 हो जाते हैं तो वो जो 1000 गज का प्लॉट था वो कितना रह गया, सिर्फ 125 गज। तो ऐसे ही जो हमारे लैंड साइज़ हैं, जो हमारे प्लॉट साइजेज़ हैं, वो क्या हो रहे हैं, सक्सेसिव जनरेशन लीड्स के कारण जो फैमिली में ट्रांसफ़र होती है, जिसके कारण जो प्लॉट साइज़ है वो क्या होता है, हर जनरेशन में घटता जा रहा है। So division of land through successive generation leads to plot size getting smaller and smaller. This makes it impossible to properly manage the farm inputs. जिसके कारण फार्मिंग में जो इनपुट्स लगाए जाते हैं, जो बड़ी बड़ी मशीनरीज़ का यूज़ करना होता है, जो थ्रेशर्स का यूज़ करना होता है, और भी जो टूल्स होते हैं उनका यूज़ करना होता है, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। तो प्लॉट साइज़ अगर आपका खेत का साइज़ छोटा है और मशीन बड़ी है तो वो तो उसमें काम ही नहीं कर सकती है। तो जिसके कारण छोटे साइज़ के कारण जो हाई टेक्नोलॉजी की मशीन्स हैं, हम उनको अपनी खेतों में यूज़ नहीं कर पाते हैं। जब यूज़ नहीं कर पाएंगे तो खेत की जो फसल है वो भी कम होगी। सो मोरेवर लार्ज स्केल फार्मिंग इज़ नॉट पॉसिबल इन दैट केस। अगर हम ये सोचें कि हम बहुत बड़े पैमाने पर फसलें उगा लें अपने छोटे छोटे खेतों में, तो वो हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो लैंड साइज़ है वो कैसा है, छोटा। अब हम बात करते हैं कमर्शियल फार्मिंग की। तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ डन विद द सोल पर्पस ऑफ सेलिंग द फार्म प्रोड्यूस। इंटेंसिव का जो अब तीनों में डिफ्रेंशिएट एक एक मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे आपका प्रिमिटिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है, तो वहाँ पर जो मेन मोटो होता है, जो मेन रीज़न होता है एग्रीकल्चर का, वो रीज़न है अपनी फैमिली को खाने पीने का इंतज़ाम करना, अपनी फैमिली की जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करना, दैट्स इट। नेक्स्ट जो हमारी है इंटेंसिव, वहाँ पर क्या होता है, पॉपुलेशन का प्रेशर होता है, उस पॉपुलेशन के लिए खाना चाहिए होता है हम लोगों को, और उसकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं पॉपुलेशन की वो हमें मेनली चाहिए, तो उसका प्रेशर होता है। और थर्ड टाइप ऑफ फार्मिंग जो है वो है कमर्शियल फार्मिंग, जिसका सोल पर्पस क्या होता है, चीज़ों को सेल करना। उसमें फूड डिपेंडेंसी नहीं है, उसमें उसका मेन मोटो होता है चीज़ों को सेल करना, बिजनेस करना, जैसा इसके नाम से आपको पता है, कमर्शियल फार्मिंग। तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन विद द सोल पर्पस ऑफ सेलिंग द फार्म प्रोड्यूस। वेरियस मॉडर्न इनपुट्स आर यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। फॉर एग्जांपल HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। इस तरीके की खेती में हमें मेनली क्या चाहिए, उपज चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वो चाहिए, जिसके लिए हम HYV सीड्स का यूज़ करते हैं, जिनसे ज़्यादा हमें उपज मिलती है। केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, कीड़े ख़राब ना कर दें फसल को, इसके लिए हम इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। तो कुछ भी करना पड़े हमें, लेकिन हमें फसल ज़्यादा चाहिए, हमें बिज़नेस करना है। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, Punjab, Haryana, Western UP and some part of Maharashtra are the areas where commercial farming is done on large scale. ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर इस तरह की खेती की जा रही है। However, this type of farming is also done in many other states. हालांकि कई और स्टेट्स हैं जहाँ पर भी की जा रही है, लेकिन बहुत बड़े लार्ज स्केल पे जो हो रही है वो इन स्टेट्स में है। उसके बाद जो स्टेट्स हैं वो हैं लाइक बिहार, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एक्सेट्रा। तो ये हमारे टाइप ऑफ फार्मिंग हो गए। ये हमारे कितने टाइप की फार्मिंग हो गई, हमारी हो गई प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, कि हम कौन कौन सी फसलें उगाते हैं। अभी तक हमने समझा कि फसलें उगाने की टेक्निक कौन सी हैं, तो वो टेक्निक टाइप ऑफ फार्मिंग थी हमारी 3। अब हम समझेंगे कौन कौन सी एग्रीकल्चर्स हैं हमारे यहाँ, कौन से एग्रीकल्चर्स को हम करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे यहाँ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। जैसा ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर का मीनिंग जो होता है वो है कि एक ही तरह की फसल जब बहुत बड़े स्केल पर की जाती है, बहुत लार्ज एरिया में की जाती है, और उसको जो प्रोसेस करने की जो यूनिट्स होती हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स जो होती हैं, वो भी नियर बाय एरियाज़ में सेटअप की जाती हैं, तो इस तरह की जो क्रॉप्स होती हैं वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर, बनाना, टी,
कॉफ़ी, ये सब आपकी क्या है, प्लांटेशन क्रॉप्स हैं जो बहुत लार्ज स्केल पे की जाती हैं और इसकी जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो भी नियर बाई एरिया में ही सेटअप की जाती हैं। फिनिश्ड गुड्स को वहाँ से बाहर भेजा जाता है। सो इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया, एक ही तरह की फसल बहुत बड़े एरिया में की जाती है। प्लांटेशन रिक्वायर इंटेंसिव कैपिटल एंड अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर, साथ ही क्योंकि इनकी प्रोसेसिंग यूनिट भी वहीं सेटअप की जाती हैं तो इस तरह की जो फसलें होती हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, उसमें इंटेंसिव कैपिटल, बहुत ज़्यादा पैसा भी चाहिए होता है क्योंकि इसकी बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज़ का सेटअप होता है वो भी वहीं पर होता है। साथ ही बहुत ज़्यादा वर्कर भी चाहिए होता है जो खेतों में भी काम करे और खेतों से फैक्ट्रियों तक ले जाने में और फैक्ट्रीज़ में प्रोसेसिंग का भी काम करें, तो बहुत ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत भी होती है। मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूस फ्रॉम अ प्लांटेशन इज़ यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज़, और इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में प्लांटेशन क्रॉप्स का यूज़ होता है। टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना एक्सेट्रा, ये क्या है, इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। टी इज़ मेनली प्रोड्यूस इन द टी गार्डन्स ऑफ आसाम एंड नॉर्थ बंगाल। जो चाय है मेनली वो आसाम में, जो आसाम के बागान हैं नॉर्थ बंगाल के, वहाँ पर उगाई जाती है। कॉफ़ी इज़ प्रोड्यूस्ड इन तमिलनाडु एंड बनाना इज़ प्रोड्यूस्ड इन Bihar and Maharashtra. Plantation require a well-developed network of transport and communication, processing industries and good market. प्लांटेशन जैसा मैंने आपको बताया कि इसको उगाया भी जा रहा है, इसको प्रोसेस भी किया जा रहा है और तैयार किया जा रहा है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, वेल डेवलप्ड नेटवर्क चाहिए रोड्स का, कि तैयार सामान को तुरंत पूरे कंट्री में भेजा जा सके, साथ ही और अदर कंट्रीज़ के लिए भी उसको भेजा जा सके। कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए और इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए अभी आप पढ़ोगे कौन कौन से फैक्टर्स चाहिए होते हैं, तो वो सारे फैक्टर्स इन एरिया में चाहिए ताकि जो रेडी माल है उसको मार्केट ईजीली अवेलेबल हो सके। अब हम बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न, कि इंडिया में कौन कौन से क्रॉपिंग पैटर्न हैं, कौन सी फसलों के जो हैं वो पैटर्न, किस पैटर्न पर फसलें उगाई जाती हैं। इंडिया हैज़ 3 क्रॉपिंग सीजन्स, भारत में मेनली 3 तरह की फसलें उगाई जाती हैं, राबी, खरीफ एंड ज़ैद। राबी, खरीफ और ज़ैद 3 तरह की फसलें हैं। राबी फसल जो है इसमें भी आपको कंपैरिजन पूछ सकते हैं, तो ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो राबी या रबी की फसल भी बोलते हैं इसको। राबी क्रॉप्स आर ऑल्सो नोन एज विंटर क्रॉप, इस फसल को हम विंटर क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। दे आर सोन फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, सोन माने बोना। ये फसलें कब सोन की जाती हैं, अक्टूबर टू दिसंबर। एंड हार्वेस्टेड फ्रॉम अप्रैल टू जून, और हार्वेस्ट का टाइम जो होता है इनका वो होता है अप्रैल टू जून। अच्छा, ये टाइम डिफ़र क्यों आ रहा है, टाइम भी डिफ़र इसलिए है कि हमारे यहाँ जो विंटर सीज़न है वो धीरे धीरे आता है, तो एकदम से विंटर नहीं आ जाता है, तो टेम्परेचर रिक्वायर जब होता है इनको, तो जहाँ जैसे टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग इन फसल को बोया जाता है और काटने का भी यही सिस्टम रहता है। So they are sown from October to December and harvested from April to June. Wheat, barley, pea, gram and mustard are the important rabi crops. Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand and Uttar Pradesh are the important producers of rabi crops. सीधी बात है, साउथ इंडिया में तो सर्दियाँ होती नहीं हैं, तो वहाँ तो राबी का सीज़न होने का सवाल नहीं है। तो राबी क्रॉप्स कहाँ होंगी, जहाँ पर विंटर्स होते हैं, क्योंकि ये विंटर क्रॉप्स हैं। तो विंटर्स जहाँ पर होते हैं वहाँ पर ये फसलें बोई जाती हैं। ज़्यादातर इन जो फसलें हैं इसमें मेन जो है वो है वीट, गेहूँ, बारले की जो फसलें होती हैं, पी है, मटर, ग्राम जो चने की फसलें हैं, मस्टर्ड हो गया आपकी सरसों की खेती, बारले में आपका जो वो आ जाते हैं, बाजरे की आ जाएगी इसके अंदर। तो ये सारी फसलें जो हैं वो किस में आ जाती हैं, आपकी राबी क्रॉप्स के अंदर। और रीजन्स कौन से हैं जहाँ पर सर्दी पड़ती है,
पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश आर द इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ राबी क्रॉप्स। इन्हीं रीजन्स में सर्दियाँ होती हैं, तो सर्दी की फसल इन्हीं रीजन्स में उगाई जाती है। मैप पे अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हो कि पूरा हमारी नॉर्थ बेल्ट है, जहाँ पर ये सर्दियाँ होती हैं वहीं पर ये फसलें उगाई जाती हैं। दूसरी हम बात करते हैं खरीफ। जैसे राबी को हम विंटर क्रॉप के नाम से जानते हैं, सेम वे जो खरीफ है उसको मॉनसून के नाम से अगर हम जानेंगे या समर क्रॉप के नाम से जानेंगे तो यही इसका एग्जैक्ट टाइम होता है। खरीफ क्रॉप्स आर ऑल्सो नोन एज समर क्रॉप्स। इनको हम गर्मियों की फसलें कहते हैं और ये इनके बोने का टाइम होता है मॉनसून के ऊपर डिपेंड। तो दे आर सोन एट द बिगिनिंग ऑफ मॉनसून। ये फसलें कब बोई जाती हैं? जब मॉनसून की शुरुआत होती है। एंड हार्वेस्टेड इन सेप्टेम्बर अक्टूबर। और इन फसल तैयार हो जाती है और इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है सितंबर और अक्टूबर में। पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन आर इम्पॉर्टेंट खरीफ क्रॉप्स। आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड बिहार आर इम्पॉर्टेंट राइस ग्रोइंग स्टेट्स। जहाँ पर बारिश अच्छी होती है वहाँ पर इस तरह की फसलें उगाई जाती हैं। स्टेट्स के नाम मैंने आपको बता दिए हैं और इसके टाइमिंग आपको बता दिए हैं। टाइमिंग में आप देखोगे कि एक फसल कट के हट रही है तब दूसरी बोई जा रही है। ये फसल हार्वेस्ट कर ली जाती है सितंबर अक्टूबर में, और जो राबी की फसलें हैं वो कब होती हैं? अक्टूबर टू दिसंबर में। तो इनका सबका जो टाइम पीरियड है वो आपस में इस तरीके से चलता है, जो आपको क्लियर करना होगा। These are called in Assam, West Bengal and Odisha, 3 crops of paddy are grown in a year. पैडी क्रॉप को बोलते हैं बेटा धान। चावल ही होता है तो उसको पैडी, धान की फसल बोला जाता है। और आसाम में तीनों तरह की, जैसे हमारे पूरे उसमें इंडिया में फसलें होती हैं राबी की, खरीफ की और जैद की, जिसमें हम अलग अलग तरह की फसलों को उगाते हैं। लेकिन मेनली आसाम में 3 तरह की फसलें उगाई जाती हैं और वो तीनों किसकी होती हैं? धान की। तीनों ही चावल की फसल होती हैं। तो उनके नाम क्या है? ओस, अमन एंड बोरो। तो ये याद रखिएगा। इन आसाम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर। पूरी साल में 3 फसलें उगाई जाती हैं धान की, जिनको बोला जाता है ओस, अमन एंड बोरो। अब बात करते हैं हम जैद की। तो जैद की फसल अगर मैं बोलूं तो राबी और खरीफ के बीच का जो 2-3 महीने का टाइम पीरियड होता है, उस समय पे जो फसलें उगाई जाती हैं उनको बोला जाता है जैद की फसल। The Z season fall in between the Rabi and Kharif season. Watermelon, muskmelon, cucumber, vegetables and fodder crops are some of the crop grown in the season. आप सब देखते हैं कि गर्मियों में कुछ ही टाइम पीरियड के लिए वाटरमेलन्स आते हैं, मस्कमेलन्स हैं, कुकुम्बर हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सब हमें मार्केट में मिलता है, जिन्हें हम सीजनल वेजिटेबल्स बोलते हैं और वो महीने 2 महीने के लिए ही अवेलेबल होती हैं। शुगर केन इज़ प्लांटेड इन द सीजन बट टेक ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो। हालांकि जो जैद का समय होता है, जैद की फसल का समय होता है, उस समय शुगर केन को भी बोया जाता है, लेकिन शुगर केन को तैयार होने में लगभग पूरी साल का समय लग जाता है। तो हमारे यहाँ क्रॉपिंग सीजन या कौन से हैं? राबी, खरीफ एंड जैद। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल मेजर क्रॉप्स की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बच्चों। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका एग्रीकल्चर मेजर क्रॉप्स, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।